दिन ढल रहा था। इस समय हैदर अली अपने निजी कच की खिड़की पर खड़ा डूबते सूरज को निहार रहा था। अचानक उसे उस सुरखरू सूरज में हिंदुस्तान का अक्स दिखाई देने लगा। उसे लगा मानो हिंदुस्तान का सितारा डूब रहा हो। क्रोध और अफसोस के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे उसके चेहरे पर, मगर अधिक देर तक वह इन दुखदाई विचारों में जकड़ा ना रहा। एकाएक ही उसके चेहरे पर कठोरता दिखाई देने लगी। फिर होठों ही होठों में वह बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मैसूर फिरंगियों की दोस्ती कबूल नहीं करेगा। इसी उधेड़बुन में रात गुजरने लगी। एक लंबे समय से हैदर अली सुनता आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुल्क में अपनी ताकत तेजी के साथ बढ़ाती चली जा रही है। बंगाल उसने अपने कब्जे में कर लिया था। हुगली में भी फिरंगियों का बोलबाला था। कलकत्ते में उनका कोर्ट विलियम के नाम से एक किला बन चुका था। बिहार में भी फिरंगी हावी हो चुके थे। अब वे दिल्ली और अवध को भी हथियाने के मूड में थे। जब से ऐसी खबरें आई थी तभी से हैदर अली की चिंता बढ़ गई थी। मगर अब आफत उसके सिर पर आ रही थी। उसकी उलझन दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई थी। रात गुजरती जा रही थी मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उधर तो वह जंग एक बार फिर करीम शाह को पट्टी पड़ा रहा था। वह फिलहाल उसी के महल में रुका हुआ था। करीम शाह ने दरबार में हुई कोई भी बात उसे नहीं बताई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह देर सवेर सुल्तान को मना ही लेगा। उसका यह सोचना भी था कि यदि उसने अभी से तुवरजंग को अपने पिता के विचारों से अवगत करा दिया तो शायद वह वापस चला जाए और मैसूर का सुल्तान बनने का उसका सपना अधूरा ही रह जाए। देखो शहजादे, मैं तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे मैसूर की भलाई चाहता हूँ। किसी से दोस्ती करने में कभी नुकसान नहीं होता, जबकि दुश्मनी हमेशा ही जानलेवा साबित होती है। और फिर हमारा मकसद है तुम्हें मैसूर के तख्त पर बैठाना। अंग्रेज़ों से दोस्ती होने के बाद तुम बिल्कुल बेफिक्री से राज करोगे। कंपनी सरकार की दोस्ती के चलते किसकी मजाल है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे। मगर मैं सुल्तान कैसे बन सकता हूँ? अभी तो मेरे वालिद, मैं उनकी मौत के बाद का जिक्र कर रहा हूँ। यह भी हो सकता है कि कंपनी बहादुर की राय से मैं खुद ही तुम्हारी ताजपोशी कर दे। उसकी भावनाओं को भड़काते हुए तुभरजंग बोला, इसलिए कहता हूँ कि कंपनी बहादुर के वफादार बनो। मगर अब्बा की मौत के बाद तो टीपू की ताजपोशी होगी। यह तो उसी का हक है। ताजपोशी उसी की होगी जिसकी कंपनी बहादुर चाहेंगे, और कंपनी बहादुर उसे चाहेंगे जो उनका वफादार होगा। इसलिए कहता हूँ कि इस मौके को हाथ से मत जाने दो और अपने वालिद को समझाओ। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे दोस्त। और एक बात का और ध्यान रहे। वह क्या? इस मामले की कोई बात टीपू के सामने ना करना। क्यों भला? तुम तो इतना भी नहीं समझती। भाई मेरे वह अंग्रेज़ों के खिलाफ है। हमारे जासूसों ने हमें सब कुछ बता रखा है। इसलिए कंपनी बहादुर मैसूर के तख्त पर तुम्हें देखना चाहते हैं। इस बात से करीम शाह के मस्तिष्क पर सीधा प्रहार किया। वह स्वीकारने वाले अंदाज में धीरे धीरे सर हिलाने लगा। और सुनो, कभी भी किसी भी हालत में और किसी पर भी मेरी यहाँ मौजूदगी का राज जाहिर ना करना। इधर तुम सुल्तान की अंग्रेज़ों से दोस्ती की रजामंदी की खबर लाए, उधर मैंने मेजर डिमोशन को खबर भेजी। उसके बाद तुम्हारी ताजपोशी के रास्ते साफ होंगे। मगर मैं तुम्हें अपनी कामयाबी की खबर दूंगा कैसे? सीधे सीधे मुझे बताना। कहाँ, मैसूर आकर? नहीं भाई, जब तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाओगे तो अब तक मैं यहीं रहूँगा। क्या? चौंका करीम शाह। हाँ, मगर तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं इस तरह छिप कर रहूँगा कि किसी को मेरी यहाँ मौजूदगी की भनक भी नहीं लगेगी। इसमें ख़तरा बहुत है। जो खेल हम खेल रहे हैं उसमें ख़तरे ही ख़तरे। बाकी के सब तुभरजंग के मुंह में ही रह गए। उसकी नज़रें सामने से आ रही टीपू सुल्तान पर स्थिर हो गई और आंखों में खौफ उभर आया। तब तक करीम शाह की नज़र भी टीपू पर पड़ चुकी थी। उसने फौरन तुभरजंग को इशारा किया। तुभरजंग वहां से भाग निकला। तब तक टीपू भी वहां पहुंच चुका था। उसने तुभरजंग को पहचान लिया था। उसका खून खौलने लगा। इसके बावजूद करीम के पास आकर पूछा, वो कौन था करीम? वह मेरा दोस्त था भाईजान। कौन सा दोस्त? आप उसे नहीं जानते? मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को जानता हूँ। आप उसे नहीं जानते? यह मेरा नया दोस्त बना है और इसका नाम तुभरजंग है। निज़ाम के यहाँ सिपह सलारी करता है। क्यों?
नहीं नहीं, आपको धोखा हुआ है। क्या मैं तुवरजंग को जानता नहीं? और ज़रा सोचिए कि वह यहाँ क्यों आएगा। यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि वह यहाँ क्यों आया था। वह तुवरजंग नहीं था, वह वही था। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है करीम शाह। तुम इतना समझ लो कि जो खिचड़ी यहाँ पक रही थी, मैं उसका पता लगा कर ही दम लूंगा। आप मुझे बेवजह बदनाम कर रहे हैं भाई। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मैसूर में बगावत की आग नहीं फैलने दूंगा मैं। टीपू सुल्तान हौले से गुर्राया। भाईजान, मैं भी शाही सल्तनत का उतना ही खैर खा हूँ जितने कि आप हैं। तुम गद्दार हो, खुदगर्ज हो, समझे? आप बड़े हैं, जो चाहे कह सकते हैं। आप बाप जैसे हैं और मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। टीपू खूनी नजरों से उसे घूरने लगा। उसका एक हाथ तलवार की मूठ पर था जो बुरी तरह कसमसा रहा था। जाहिर था कि यदि करीम शाह उसका भाई ना होता तो टीपू ने उसका सिर धड़ से जुदा कर दिया होता। करीम शाह मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगा। टीपू एक झटके से मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। उसके जाने के बाद करीम शाह के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान उभर आई। वो अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बाईं हथेली पर मार कर बोला, बेअदब टीपू, एक बार मुझे मैसूर के तख्त पर काबिज होने दे। अगर तेरे जीते जी वह दिन आ गया तो याद रख, तेरी इस बेअदबी की बड़ी भारी सजा दूंगा मैं तुझे। तू क्या समझता है कि मैसूर का राज तुझे मिलेगा? मूर्ख, बड़ी भारी गफलत में है तू। मैं बनूंगा मैसूर का सुल्तान। मैं करीम शाह। कहकर वह पागलों की भांति कह कहे लगाने लगा। तभी उसे तुभरजंग की याद आई। उसने उसे वहां से भागने से पहले ही बता दिया था कि उसे कहाँ पहुंचना है, और उससे वादा किया था कि टीपू को झांसा देकर मैं खुद भी वहां आऊंगा। अपना यह कौल याद आते ही वह तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। तुभरजंग महल के पिछवाड़े एक सूने स्थान पर झाड़ियों की ओट में दुबका बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। आंखों में खौफ था। दरअसल वह सिपा सलार था और उसने डरना नहीं सीखा था। मगर टीपू का खौफ उस पर बुरी तरह तारी था। पूरे मैसूर में टीपू के अलावा वह किसी से भी लोहा लेने की सामर्थ्य रखता था, मगर टीपू से नहीं। इस समय वह झाड़ियों के पीछे छिपा टीपू के विषय में ही सोच रहा था। कहीं टीपू पहचान न गया हो। करीम शाह ने उसे क्या बताया होगा? अगर टीपू ने मुझे पहचान लिया होगा तो इसका मतलब अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। अब वह इसी उधेड़-बुन में लगा था कि तभी उसकी नज़र सामने से आते करीम शाह पर पड़ी। करीम शाह तेजी से उसके करीब आया तो तुभरजंग ने पूछा, क्या रहा? क्या कहता था टीपू? क्या उसने मुझे पहचान लिया है? नहीं, उसे केवल शक है। शहजादे, अब तुम मेरे यहाँ ठहरने का कोई ऐसा मुनासिब बंदोबस्त करो कि किसी को मेरी यहाँ मौजूदगी का पता भी ना चले और मैं चैन से रह भी सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ठहराऊंगा जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। आओ मेरे साथ। और फिर करीम शाह उसे जनाना देहड़ी में ले आया, जिस स्थान पर मेहमान औरतों को ठहराया जाता था। तुम यहाँ रहो, यहाँ कोई भी नहीं आता। मुझे दूसरे किसी का इतना नहीं जितना टीपू का डर है। उसने मुझे देख लिया है। टीपू यहाँ भला क्यों आएगा? उसे तो अब्बा हुजूर की जी हुजूरी से ही फुर्सत नहीं मिलती। इस प्रकार तुहरजंग को दिलासा देकर करीम शाह शीघ्र ही वहां से चला गया। दरअसल उसे भी डर था कि कहीं मेरी भनक मिलने पर टीपू यहाँ ना आ पहुंचे। टीपू किसी शिकारी की भांति तुभरजंग को खोजता फिर रहा था। करीम के इस कथन पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि वह उसका नया बना कोई दोस्त है। टीपू को पक्का विश्वास था कि वह तुभरजंग था और उनके घर में फूट डलवाने के उद्देश्य से ही यहाँ आया है। उसे करीम शाह का भी पता था कि वह एक नंबर का खुदगर्ज है। तुभरजंग ने अवश्य ही उसे कोई मोटा लालच देकर, कोई सब्ज बात दिखाकर उसे कुछ भेद लेने की कोशिश की होगी, या करीम शाह को बगावत के लिए भड़का रहा होगा। मगर टीपू ने फैसला कर लिया था कि तुभरजंग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अतः उसकी खोज में टीपू ने पूरा महल छान मारा, मगर तुभरजंग नहीं मिला। फिर वह महल के पीछे उस स्थान पर भी पहुंच गया जहाँ तुभरजंग अब से कुछ देर पहले ही छिपा बैठा था। मगर तुभरजंग का भाग्य अच्छा था कि वह चंद लम्हों पहले ही करीम शाह के साथ वहां से रुखसत हुआ था। यहाँ से भी जब निराशा ही हाथ लगी तो वह मेहमान खाने की मर्दाना देवड़ी में जा पहुंचा। तुभरजंग वहां भी नहीं था। अब टीपू को उस पर क्रोध आने लगा। उसके बाद उसके कदम जनाने
उसकी ड्योढ़ी की तरफ उठ गए। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, सामने बैठी तुभरजंग पर उसकी नजर पड़ी। उसे देखते ही टीपू की आंखों में खून उतर आया। उसने फौरन म्यान में से तलवार खींच ली और तेजी से उसकी तरफ लपका। हरामखोर, खब्बीस, तो तू यहाँ छिपा बैठा है। उसे सामने देखते ही तुभरजंग को काट मार गया। खौफ के मारे आंखें इस प्रकार फैल गईं मानो अभी उबलकर बाहर आ गिरेंगी। उसने तो कल्पना तक नहीं की थी टीपू इतनी जल्दी काल बनकर उसके सिर पर आ खड़ा होगा। फिर जैसे ही टीपू ने म्यान में से अपनी तलवार खींची, वैसे ही हड़बड़ाकर वह भी उठा और म्यान में से अपनी तलवार निकालने की चेष्टा की। मगर तब तक टीपू उसके सिर पर पहुंच चुका था और उसकी प्यासी तलवार की नोक उसके सीने पर टिक चुकी थी। वह पत्थर के बुत की मानिंद ज्यों का त्यों खड़ा रह गया। टीपू ने अपने मजबूत पंजे से उसका गिरेबान थाम लिया। उसका दिल तो चाह रहा था कि एक पल भी गंवाए बिना उसका सिर धड़ से अलग कर दे, मगर चाह कर भी वह ऐसा ना कर सका। सुल्तान को स्थिति से अवगत कराए बिना ऐसा करना मुनासिब नहीं है। यह सोचकर उसने सिपाहियों को पुकारा। फौरन 2 सिपाही उसके सम्मुख हाजिर हुए। टीपू ने तुभरजंग को उनकी तरफ धकेल दिया और बोला, इस शैतान को ले जाकर कैद खाने में डाल दो। यह निजाम का सिपाह सालार है। दोनों सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। टीपू ने आगे बढ़कर उनकी म्यान में से तलवार निकाली और बोला, कैद खाने के दरोगा को कह देना कि यह दुश्मन मुल्क का भेदिया है। निजाम का मामूली जासूस नहीं बल्कि सिपाह सालार है। अतः इसके साथ बेहद सख्ती करे, इसे भूखा रखा जाए और कड़ी मेहनत करवाई जाए। सिपाही उसे घसीट कर बाहर ले गए। टीपू भी जनानी देहड़ी से बाहर आकर अपने महल की ओर चल दिया। तुहरजंग को बंदी गृह में डाल दिया गया। तुरंत ही यह खबर पूरे महल में फैल गई कि निजाम के सिपाह सालार को अवैध रूप से महल में घुसने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। शक है कि वह फिरंगियों के हक में जासूसी करने आया था। हवा की तरह उड़ती यह बात करीम शाह तक भी जा पहुंची। सुनकर वह सकते में आ गया। इसका मतलब टीपू ने उसे खोज कर ही दम लिया। ये कमीना मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उधर तो अब्बा हुजूर मेरी बात नहीं सुनते और इधर इस खब्बीस ने नाक में दम किया हुआ है। एक बार अब्बा को शीशे में उतार कर मैसूर की सल्तनत हथिया लूं, उसके बाद देखता हूँ। इसी प्रकार बड़बड़ाते हुए उसके जबड़े सख्ती से भींच गए।